everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NP Physics classes. Well, पिछले टाइम में मैंने आप लोगों को डाई पैरा फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बताई। फिर उसके बाद मैंने आपको रिटेंटिविटी क्या होता है, कोएर्सिव फील्ड क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें बताई। सॉफ्ट आयरन और स्टील में कंपैरिजन भी बताया था, राइट। उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या पूछ रहा है? हाँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती क्या है, गौर से सुनिए। आपको याद है कल मैंने आपको बोला था ये कहानी उसी को समझ में आएगी जो पुराना सब कुछ पढ़ चुका है। जब भी किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, है ना, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक हाई मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है। ऐसा पढ़ा था कल आप लोगों को, याद है आपको? अच्छा, एक बात बताओ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले उसके अंदर जो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट थे वो कैसे अरेंज थे? क्लोज चेन में अरेंज थे। इसका मतलब आप लोग मुझसे ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट थे, ये जैसे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट है ऐसे क्लोज चेन में अरेंज थे। यार क्लियर है? यही बोल रहे हैं आप लोग मुझे? अब फिर मैंने बोला कि जब मैं इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, जैसे मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको उठा के रखा, तो इसके क्लोज चेन ब्रेक हो जाते हैं और ये अलाइंड वे में आ जाते हैं ऐसे करके। यही तो आप मुझसे कहना चाहते हो? आप मुझे बता सकते हो इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसने मैग्नेटाइज किया है? किसने मैग्नेटाइज किया? इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो मैग्नेटाइज किया इसको। तो बस ये फील्ड है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। क्लियर है? द फील्ड इन विच व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और यू कैन से मैग्नेटिक सब्सटेंस, कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा फील्ड जिसमें जब हम कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ऐसे फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझ गए? नाम ही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ऐसी फील्ड जो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दे, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लोग लेटर H से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है दैट इज एम्पियर पर मीटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? Clear? The field in which when a magnetic substance is placed, then it gets magnetized. Then this kind of field is called magnetizing field. कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? H से। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? ओके? और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। पढ़ लो आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आप समझ जाएंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। लिसन एवरीवन, एक बात बताइए, अभी आपने ये क्या था? मैग्नेटिक सब्सटेंस था। इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, है ना, तो ये भी मैग्नेटाइज हो गया। तो यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिज्म हुआ वो इसका मैग्नेटिज्म और इसका मैग्नेटिज्म, ये टोटल मैग्नेटिज्म हुआ। इसी टोटल मैग्नेटिज्म को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर होती है, ये कौन सी फील्ड है? क्या बोल रहे थे इसे? कौन सी फील्ड बोल रहे थे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल रहे थे। तो ये हो गई आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड, प्लस इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा था, तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक सब्सटेंस। राइट गाइस? क्लियर? तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, तो हम उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू द, अच्छा यहाँ पर आप वेक्टर का साइन लगा रहे हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ और सम क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड
ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? विच इज प्रोड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नहीं है मेरी बात समझ में? सीधे से देखो, रट्टा नहीं लगाना है, पढ़ना है, समझना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? आप देख रहे हो, हर अगली डेफिनेशन को पढ़ने के लिए पिछली डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? बाकी का इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एच प्लस। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, बाकी का ये फॉर्मूला है इसका, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एच प्लस आई। डेफिनेशन पढ़ ले, पूछूंगा आपसे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो सब लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे ध्यान से। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना? पहले इस वर्ड में फोकस करो जो मैंने बोला है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ, आप लोग सोते हो, सो रहे हो और सुबह ही सुबह आपको जगाया जा रहा है। मम्मी जगाती हैं तो 4, 6, 10 आवाज लग जाती है पर अपन उठते नहीं है। सही बोल रहा? पिताजी की एक आवाज में उठ जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये तो जगाने के स्टाइल पे डिपेंड करता है, कमी आपकी थोड़ी है। आप तो सो नहीं रह रहे, लेकिन अगर इंटेंसिटी आपको जगाने की थोड़ी सी ज्यादा होगी तो आप जल्दी जाग जाएंगे। पिताजी बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से डांटते हैं, भयंकर वाले तरीके से, तो आप उठ जाते हो। छोटी मोटी आवाज को तो आप पी जाते हो। यस और नो? ऐसा होता है ना? तो ये सब काय का खेल है? इंटेंसिटी का खेल है। आप बैठे हो, हवा कम लग रही है, रेगुलेटर घुमा देते हो तो तेज चलने लगता है। तो ये सब काय का खेल है? इंटेंसिटी का खेल है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जब मैं किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख रहा हूं तो ये अलाइंड हो रहे हैं। पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी यहाँ पर क्या होगा? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करूंगा उतने ही ज्यादा क्लोज चेन ब्रेक होंगे और उतना ही बढ़िया ये अलाइंड होगा। बोले भैया? हाँ सही बोल रहे। ये क्या है? छोटे छोटे मैग्नेट ही तो है, लेकिन ये छोटे छोटे मैग्नेट अलाइंड होते जा रहे हैं। इनका अलाइनमेंट डिपेंड काय पे करेगा? इसमें, इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे। बोले भैया? ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड जितने ज्यादा मैग्नेट अलाइंड कर देगा उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। नहीं है बात समझ में? बोलो। एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऐसा है जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 30 छोटे छोटे मैग्नेट को अलाइन कर देता है, और दूसरा ऐसा है जो यूनिट वॉल्यूम में 100 छोटे छोटे मैग्नेट को अलाइन कर देता है। तो कौन सा अच्छा हुआ? 100 वाला अच्छा हुआ, जो जितना ज्यादा मैग्नेट को अलाइन कर देगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी। नहीं है बात समझ में? ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन क्लोज चेन से क्या कहता है कि उठो और अलाइंड वे में आ जाओ। बोलो भैया? ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्रेरित करता है कि अपने ये क्लोज चेन भूल जाओ और फटाफट अलाइंड वे में आ जाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो लिसन एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो डेफिनेशन है वो लोग हम लोग इस फॉर्मूले के आधार पर याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला था I इज इक्वल टू एम अपॉन वी। गौर से देखिएगा, किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए चीजों को आप क्या माना करते हैं? तो वॉल्यूम मैंने 1 मीटर क्यूब मान लिया, तो I इज इक्वल टू एम। I इज इक्वल टू एम। क्या बोलूंगा मैं? गौर से सुनिएगा। पहले आप बताओ, कैपिटल एम आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक मूवमेंट है ना? मैग्नेटिक मूवमेंट, हर मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। कितने मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड होते हैं? इंड्यूस होने का मतलब अलाइन वे में आने के लिए इंड्यूस्ड हो गए, राइट? द मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो इसके अपॉन में 1 लिख दूं। बोलो भैया? लिख दो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, क्योंकि अपॉन में 1 लिखने का कोई जरूरी नहीं होता। यस और नो? द मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड, बटे को पर बोलते हो, और वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो इसे यूनिट वॉल्यूम बोल सकता हूं।
द मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. क्लियर? अगेन आई रिपीट, द मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. बात समझ में आ रही है आपको? यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेट प्रेरित हो गए अलाइंड वे में आने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. नहीं है एक बात समझ? क्लियर है? हाँ, एक मान के चलो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 100 लोग सो रहे थे. पहले दिन एक बंदा आया, उसने चिल्लम चोट मचाई, तो 100 लोग सो रहे थे, सबके लिए बराबर चिल्लम चोट मचानी पड़ेगी क्या? कुछ लोग कम चिल्लम चोट में ही जाग जाते हैं, कुछ ज्यादा चिल्लम चोट करो तब जाते हैं, कहीं तो पनलते जागते हैं. ये सर लो, तो ये सब काय पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. कहानी समझ में आ रही है? पहले दिन कोई बंदा आया तो उसने यूनिट वॉल्यूम में मान के चलो 100 लोग सो रहे थे तो 30 लोगों को जगह ही चला गया, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो गई? 30% पर यूनिट वॉल्यूम. यही मेरी बात समझ में आ रही है? जो समझा रही. दूसरे दिन कोई और बंदा आया, उसने थोड़ा सा ज्यादा टाइटली चिल्लाया तो कुछ और जाते. नहीं है मेरी बात में? यानी मान के चलो 70 लोग जाते हैं तो उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ? 70% पर यूनिट वॉल्यूम. आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर दुनिया भर की क्लोज चेन होती है, ऐसा केवल एक ही चक्कर नहीं है, ऐसे हजारों क्लोज चेन बने पड़े हैं. जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में लाया तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कितने चेन खुलेंगे. जरूरी नहीं है सारे के सारे खुल जाए एक ही बार में. बात समझ में आ रही है? ये डिपेंड क्या पे करता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? तो द मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ता हूं. इसका भी यूनिट जो होता है दैट इज एम्पियर पर मीटर. अब इसको आगे देख ले थोड़ा सा और आगे, अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो डेफिनेशन समझ में आ गई सभी को? इसे मिटा दूं मैं या यहां कर देता हूं? आई बराबर एम अपॉन वी. यस और नो? वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो, अल्लाह एल बता चुका हूं. एल मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला स्मॉल एम इंटू 2L होता है, लेकिन अगर इफेक्टिव लेंथ को मैं L मानूं तो L लिख सकता हूं. L से L कैंसिल हो जाएगा तो I इज इक्वल टू एम अपॉन. क्लियर है? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है. कैसे है? बात समझ में आ रही है सभी को? देख लो फिर आगे बढ़ूंगा. इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. क्या? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को इस लेटर से डिनोट करते हैं, चाहिए. हाँ, चाहिए. इसका फॉर्मूला होता है, चाय है, ठीक है, चाय है, चूतिया बनती है पर काम बनता है. चाय इज इक्वल टू आई अपॉन एच. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा है, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H हमने पढ़ा था मैग्नेटाइजिंग फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट भी एम्पियर पर मीटर था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का यूनिट भी एम्पियर पर मीटर था. तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता. राइट? अगर किसी ने पूछा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, तो उसकी जो डेफिनेशन मैं दूंगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला. द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द magnetizing field is called magnetic susceptibility. Again I repeat, magnetic susceptibility is equal to the ratio of intensity of magnetization to the magnetizing field. समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बाद अगला है हमारे सामने एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. क्या? ये सारी डेफिनेशन जितनी भी है वो हमें फॉर्मूला बेस पे ही लर्न करनी है. एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच. बी अपने अवेल पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. यस और नो? बी बराबर म्यू 0 एच प्लस आई, ये भी देखा था आपने. तो बी हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एच हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो आप बोल सकते हो द रेशियो ऑफ magnetic flux density to the magnetizing field is called absolute permeability. क्या बोलोगे इसे? The ratio of magnetic flux density
to the magnetizing field is called absolute permeability. आगे आपको बोल रहा है relative permeability. Relative permeability की अगर मैं बात करूं तो गौर से देखिएगा सब लोग. आपको याद है आपने एक जमाने में ये पढ़ा था म्यू बराबर म्यू आर इंटू म्यू जीरो. म्यू जीरो को नीचे ले आऊंगा तो म्यू अपॉन म्यू जीरो इज इक्वल टू म्यू आर. क्या कह रहा है सी? तो म्यू आर इज इक्वल टू हमारा हुआ म्यू अपॉन म्यू जीरो. म्यू आर को हम लोग रिलेटिव परमेबिलिटी भी बोलते हैं या इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक परमेबिलिटी. रिलेटिव परमेबिलिटी या मैग्नेटिक परमेबिलिटी एक ही बात होती है. किसी ने पूछा रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है तो हम उसे बोलेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टू द परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी. आनी समझ में आ रही है सभी को? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, अभी यही तो पढ़ी थी आपने एब्सोल्यूट है. द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टू द परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी. क्लियर? कोई पूछे रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या है, पूछेगा तो ऐसा कि ऐसा पूछेगा, बता देना. इनके बीच में एक रिलेशन होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चार्ज. क्लियर? फटाफट देख लो फिर आगे की बात करूंगा आपसे. कोई भी हमारे पास, लिसन एवरीवन, इसके बाद हमारे को लास्ट में एक नोट दिया है. कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर किसी भी चीज को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाना चाहता हूं, प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस चीज पे कोई भी इंपैक्ट न डाले, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसी सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट को हमें सॉफ्ट आयरन के बॉक्स के अंदर बंद करके रख देना चाहिए. काय के अंदर रखना चाहिए. कोई भी अगर आपसे पूछता है, पूछेगा तो एज इट इज पूछेगा, बताना उसको. किसी भी चीज को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, सेफली रखना चाहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा सॉफ्ट आयरन के बॉक्स के अंदर बंद करके रखना चाहिए. क्लियर है? सॉफ्ट आयरन के बॉक्स के अंदर बंद करके रखेंगे तो वो जो चीज उसके अंदर रखी जाएगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बच जाएगी. क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट के 2 पोल्स हैं, समझना मेरी बात को. तो यहाँ पर ये चीज है, इसे मुझे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, सॉफ्ट आयरन के बॉक्स के अंदर इसे बंद कर दूंगा. ये सॉफ्ट आयरन का बॉक्स है, तो क्या होगा, जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी ना वो इसी में से निकल जाएंगी, इसके अंदर से नहीं जाएंगी. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और ये चीज सेफ बनी रहेगी. क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? पढ़ लो, लास्ट में एक नोट दिया है उसको पढ़ लो. ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है.